नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जैसा कि देख रहे थे अभी तक का, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि जो गति है उसके वर्णन के लिए हमें संयुग्मी राशियाँ, जैसे कोई भी कण की गति है उसको अगर आपको प्रदर्शित करना है या उसका वर्णन करना है तो हमें यहाँ पर संयुग्मी राशि की स्थिति, जैसे स्थिति और संवेग है, ऊर्जा समय है, कोणीय संवेग है, कोणीय विस्थापन है, तो उसको एक साथ नापने की आवश्यकता होती है। तो जैसे स्थिति और संवेग है हमारे पास, तो उसको अपन को एक साथ नापने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का जैसे इसे mc² से वो इस तरह का जो इक्वेशन है, तो उस सब को लाने के लिए हमको कुछ जो राशियाँ हैं उसको संयुग्मी राशियों को एक साथ नापने की आवश्यकता होती है। तो स्थूल कणों जो के लिए इन संयुग्मी राशियों को एक साथ आप यथार्थता के साथ नाप सकते हैं या उसको आप मेज़र कर सकते हैं एक साथ। लेकिन जब हम बात करते हैं परमाणुीय कणों की, जो एटॉमिक लेवल पर अपन बात करें, तो इन संयुग्मी राशियों को यथार्थता के साथ, एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ आप एक साथ नहीं नाप सकते या इसको इस तरह से एक साथ मापा नहीं जा सकता। तो मापन में यथार्थता की सीमा को हमने इससे पहले देखा था, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चय सिद्धांत है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः स्थूल कणों की गति का वर्णन तो हम जो चिरसम्मत यांत्रिकी है, न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी, उसकी सहायता से किया जा सकता था। लेकिन परमाणुीय कणों की गति का वर्णन चिरसम्मत यांत्रिकी द्वारा करना अब संभव नहीं है। तो डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है। अतः कण को आकाश में स्थित ज्यामितीय बिंदु के रूप में नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि कण की गति का वर्णन चिरसम्मत यांत्रिकी द्वारा नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ पे जो एटॉमिक लेवल पर जो कण है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के जो कण है, परमाणुीय कण है, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। अब ये जो कण है उसको चिरसम्मत यांत्रिकी में गतिमान कण जो है को बिंदु सदृश, मतलब विमाहीन मानकर उसके व्यवहार का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर कहें कि डी ब्रोगली की जो द्रव्य तरंग परिकल्पना के अनुसार, हाइपोथेसिस के अनुसार, प्रत्येक जो द्रव्य कण है उससे संबद्ध तरंग मानकर तरंग पैकेट की स्थापना की जाती है, और जो ठीक उसी प्रकार गति करता है जिस प्रकार चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार कण गति करता है। केवल अंतर यह है कि तरंग पैकेट की विमाएँ होती हैं, जबकि चिरसम्मत कण की विमाहीन राशि है, मतलब बिंदु सदृश माना जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि द्रव्य कणों के यांत्रिक गुणों की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी द्वारा किस तरह से हम कर सकते हैं या की जा सकती है। तो तरंग पैकेट को तथा इसके विस्तार को व्यक्त करने वाले अभिलाक्षणिकों को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या तरंग पैकेट के जो अभिलाक्षणिक हैं को प्रयोगात्मक नापी गई राशियों से संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 1925 में श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली तरंग परिकल्पना और जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर तरंग फलन की जो अभिधारणा है, तरंग फलन की अभिधारणा मानकर एक अवकल समीकरण जो थी उसकी स्थापना की, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। तो यह समीकरण सभी प्रकार की समस्याओं की भलीभांति व्याख्या करने में सक्षम है। तो क्वांटम यांत्रिकी में श्रोडिंगर तरंग समीकरण का वही महत्व है जो चिरसम्मत यांत्रिकी में है। चिरसम्मत यांत्रिकी में न्यूटन का जो नियम है उसका महत्व है। तो अब ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो आगे पढ़ेंगे उसको पूरा व्यक्त करने के लिए हमें कुछ गतिक चरों की आवश्यकता होगी, जो इसके अंदर अपन स्थिति, संवेग, कोणीय विस्थापन, ऊर्जा, इस सब का जो अध्ययन अपन उसमें करते थे। तो क्वांटम यांत्रिकी में अब इसको व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे जो संकारक है उसका उपयोग करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि अब ये संकारक क्या होता है और किस तरह से हम इसका क्वांटम यांत्रिकी के अंदर उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल इस तरह से दिखाई गई है, जिसके अंदर चिरसम्मत जो यांत्रिकी में स्थिति को जो दर्शाया जाता था, तो x, y, z और r इस तरह से दर्शाते थे। तो क्वांटम यांत्रिकी में यहाँ पर इसी को ऑपरेटर के द्वारा दर्शाया जाता है।
संकारक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये संकारक क्या है ऐसा, तो किसी भौतिक राशि पर प्रेक्षणों अथवा मापन द्वारा जो प्राप्त भौतिक राशियों को प्रेक्षित राशियाँ कहते हैं। जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा आदि प्रेक्षित राशियाँ हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी में इन सभी जो राशियाँ हैं उसको संकारक द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए संकारक क्या होता है, तो हमें ये जो सारे हैं इसके क्वांटम यांत्रिकी के अंदर सूत्र या क्वांटम यांत्रिकी संकारक अपन ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं संकारक क्या है। तो संकारक जो है यानी इसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो संकारक एक ऐसा गणितीय नियम है संकारक एक ऐसा गणितीय नियम है जो कोई भी फलन है उसके ऊपर अगर आप संक्रिया लगाते हैं तो हमको एक नया फलन देता है। किसी फलन पर संक्रिया करने पर ऑपरेशन उसमें करने पर हमें एक नया जो फलन है वो देता है या उस फलन को किसी अन्य फलन में बदल देता है। संकारक एक ऐसा गणितीय नियम है जो किसी फलन पर संक्रिया करने पर हमें नया फलन देता है या उस फलन को बदल देता है। तो संकारक या ऑपरेटर क्या हो गया, ये मैथमेटिकल रूल है। अगर किसी भी फंक्शन पे आप ऑपरेशन करें, संक्रिया लगाएं, तो हमको एक नया फलन मिलता है या उस फलन को वो चेंज कर देता है। किस तरह से करेगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसके ऊपर संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया जो है वो ए है, तो यहाँ पे ऑपरेटर जो होगा उसको ऊपर इस तरह का जो चिन्ह बना के दर्शाया जाता है। तो इसके ऊपर ए के पहले जो है संक्रिया लगाया तो हमको यहाँ पे ये नया फलन प्राप्त हुआ। तो इसी को अपन ऑपरेटर कहेंगे। दूसरे उदाहरण से अगर अपन समझे तो यदि हमारे पास जो ऑपरेटर है जैसे डेल बाय डेल एक्स है और हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे एक्स क्यूब है जिस तरह से, तो ये फलन है, इसके ऊपर हमें ए के मतलब ये वाली जो संक्रिया है वो लगानी है। तो ये वाली संक्रिया अगर अपन लगाएं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, और ये जो एक्स क्यूब है इसका अपन यहाँ पे संक्रिया अवकलन वाली लगा रहे हैं। तो ये इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3x²। तो पहला वाला जो फलन था ये था, नया फलन में ये प्राप्त हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं 5x। तो ये जो है डेल बाय डेल एक्स, तो इसी को आप ऑपरेटर कहेंगे, इसको ये अपन संकारक कहते हैं, क्योंकि इसको ये संक्रिया लगाई अपन ने ए कैप वाली, ए कैप बराबर डेल बाय डेल एक्स, एक संक्रिया या ऑपरेशन दिखा रहा है। तो उसको लगाने पर जैसे फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो उस पर लगाया तो हमें नया फलन यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो इसी को अपन ऑपरेटर कहते हैं। तो ये हो गया संकारक, और ये फलन है, और ये वाला जो है अपन को एक नया जो फलन मिलता वो है। तो इसी को अपन कहते हैं संकारक या ऑपरेटर। अब ये संक्रिया कुछ भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, तो किसी फलन पर लगाएंगे तो वो उसको ऑपरेट करता है और हमको एक नया फलन इसके अंदर देता है। अब आगे अगर अपन देखें कि हमारे पास जो संकारक है ये है डेल बाय डेल एक्स, और इसको x के अंदर अपन को करना है, और ये पूरा इस तरह संकारक है, फंक्शन ऑफ x है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेल बाय डेल x, और दो फलन हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे x और फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे दो फलन है, तो उसका अगर अपन ऑपरेशन लगाया तो दो फलनों का है। तो सबसे पहले अपन करते हैं x का, तो हमारे पास मिलेगा फंक्शन ऑफ x प्लस x बार आ जाएगा और आ जाएगा डेल बाय डेल x और फंक्शन ऑफ
एक्स। तो इस तरह से हमें ये वाली समीकरण प्राप्त होगी। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो है फंक्शन ऑफ एक्स। इसको अगर आप बाहर निकालें तो अंदर बचेगा 1 + x डेल एफ बाय डेल एक्स। ये तो बाहर आ गया था डेल बाय डेल एक्स। इस तरह से हमारे पास समीकरण आ जाएगी। और अगर इसमें भी अगर हम देखें तो डेल बाय डेल एक्स और एक्स है और फंक्शन ऑफ एक्स है इधर, अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास जो समीकरण बचेगी वो बचेगी डेल बाय डेल एक्स, और ये एक्स अलग है यहाँ पे या तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 + x डेल बाय डेल एक्स। तो ये जो पूरा समीकरण आ रहा है वो संकारक समीकरण को दर्शाता है। इस तरह का जो समीकरण आया तो ये संकारक समीकरण या ऑपरेटर इक्वेशन को दर्शा रहा है। तो ये जो पूरा है वो संकारक समीकरण को दर्शाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि संकारक के कुछ गुणधर्म हैं। जैसे यहाँ पे जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं वो एक तरह से रेखीय संकारक है। तो रेखीय संकारक जो है उसके गुण हैं। तो पहला वाला जो प्रॉपर्टी होगा कि हमारे पास जैसे संकारक है ए कैप और हमारे पास जो फलन दे रखे हैं वो है फंक्शन ऑफ एक्स f1x, दूसरा वाला है f2x। तो ये जो है ये वाला बराबर हो जाएगा ए कैप, मतलब ये लीनियर ऑपरेटर है, इसके अंदर रेखीय संकारक को प्रदर्शित करते हैं। अगर ए के इन दोनों को योग करके इस तरह से संक्रिया लगाई जाए या इस तरह से लगाई जाए तो दोनों के मान अगर बराबर आते हैं तो ये रेखीय संकारक को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारे पास अपन कि दो संकारक है ए कैप और बी कैप और किसी फलन पे संक्रिया लगाई और इसी तरह से अलग अलग लगा के फिर जोड़ते हैं ए कैप फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी कैप फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये दोनों भी बराबर हैं तो ये एक तरह से रेखीय संकारकों को दर्शाते हैं। तीसरा आता है क्रम विनिमय नियम। अगर हम संकारक जो है उसको क्रम विनिमय संकारक, तो हमारे पास संकारक है जैसे ए कैप कॉमा बी कैप, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। अगर ये क्रम विनिमय नियम को दर्शाते हैं अर्थात ए कैप बी कैप इज इक्वल टू है बी कैप ए कैप, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 0 होगा, इसमें बराबर 0। तो ये क्रम विनिमयता दर्शाते हैं इस तरह से। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमयता को दर्शाते हैं तो ए कैप बी कैप इज इक्वल टू 0 होगा। और इस तरह का अगर ब्रैकेट में आता है तो इसको अपन इस तरह से लिखा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। और अगर ये कम्यूटेटिव है तो ए कैप बी कैप बराबर ये बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर ये इस नियम की क्रम विनिमय नियम की पालना अगर नहीं कर रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए कैप बी कैप नॉट इक्वल टू 0। ये कब आएगा? जब ये जो क्रम विनिमय नियम है उसकी पालना नहीं करते हैं। यदि क्रम विनिमय नियम की पालना अगर नहीं करते हैं तो हमारे पास ये वाला इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर आइगन फलन या आइगन मान समीकरण। तो देखिए इससे पहले हमने देखा कि कोई भी ऑपरेटर है, हमने इस पर संक्रिया लगाई और हमको एक नया फलन इसके अंदर मिलता है तो ये जो होगा संकारक कहलाएगा। अब अगर कोई ऐसा फलन है जिसके ऊपर आपने संक्रिया लगाई और वही फलन अपन को वापस मिल गया, लेकिन साथ में अपन को एक कांस्टेंट वैल्यू या नियत मान अगर मिलता है, तो इस तरह का जो समीकरण है तो ये आइगन मान समीकरण कहलाता है।
अर्थात ऐसा समीकरण जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन लगाया, संक्रिया लगाई और हमें वापस पुनः वही जो फलन है वही मिल गया, लेकिन साथ में अगर आपको कांस्टेंट मिल रहा है तो इस तरह का जो फलन है उसको हम कहते हैं आइगन मान समीकरण, और वो जो फलन होगा वो आइगन फलन कहलाता है। और ये जो ऑपरेटर है वो कहलाएगा आइगन संकारक। ये तो हो जाएगा इसके अंदर आइगन संकारक, और ये जो आ रहा है ये आइगन मान कहलाता है। और ये जो पूरी समीकरण होगी इसको कहेंगे आइगन मान समीकरण। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आगे के लिए। तो ऐसा फलन जिसके ऊपर आपने संक्रिया लगाई और पुनः अपन को वही वाला जो फलन है वो प्राप्त हो गया, तो इस तरह का जो ऑपरेटर है वो आइगन ऑपरेटर कहलाएगा, और इसके अंदर जो फलन आएगा वो आइगन फलन कहलाएगा, और इसके साथ में ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई वो आइगन मान कहलाती है। तो यहाँ पे जो लैम्बडा आपको दिख रहा है वो एक तरह का नियतांक है या संख्या है, तो फलन f(x) जो है को संकारक a का आइगन फलन कहते हैं इसको। ये जो संकारक है उसका आइगन फलन कहलाता है इसमें, और ये जो पूरी इक्वेशन है वो आइगन मान समीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में संकारक के अंतर्गत ही हमने देखा कि हमने आइगन मान जो समीकरण है और उसका अध्ययन किया, जिसके अंदर बताया गया था कि यदि किसी फलन है उसके ऊपर अगर आप संक्रिया लगाएं और वही फलन प्राप्त हो जाए और साथ में एक नियतांक प्राप्त हो तो उसको आइगन मान समीकरण कहते हैं। अब क्वांटम यांत्रिकी के अंदर जो कण होता है उसको हम दर्शाते हैं, जो द्रव्य कण है वो जब गतिमान होता है तो उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य होती है, और जिसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, और इसकी गति को दर्शाने के लिए हम वेव पैकेट का सहारा लेते हैं। और वेव पैकेट जो है उसको श्रोडिंगर ने दर्शाता है गाइड वेवलेंथ या निर्देशक तरंग के रूप में दर्शाता है, जिसे उसने तरंग फलन कहा था, जिसको इस तरह से दर्शाता है साइन से। तो ये जो है वो तरंग फलन है। तो ये वाला जो साइन है वो एक तरह से तरंग फलन है, और ये जो होता है वो स्थिति और समय दोनों का फलन होगा। साइन इज x, y, z और t। और ये जो होगा वो सतत होता है, परिमित होगा और सिंगल वैल्यूड होगा, मतलब एकल मान होता है। तो जो तरंग फलन है वो स्थिति और समय दोनों का फलन होता है। ये कंटिन्यूस होता है, कहीं से टूटेगा नहीं, और ये परिमित होता है और एकल मान होता है, सिंगल वैल्यूड होता है, जिसका अध्ययन आगे वैसे करेंगे अपन। अब इसी का उपयोग करके अपन अगर आइगन मान समीकरण निकालें तो हमारे पास यहाँ पे आइगन मान जो समीकरण आएगी वो आ जाएगी a कैप साइन इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन a कर देते हैं और a साइन। तो ये तरंग फलन का उपयोग करके अपन निकालें तो ये जो आई वो आइगन मान समीकरण कहलाएगी तरंग फलन के लिए, और a यहाँ पे नियतांक है तो ये आइगन मान कहलाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर देखें कि आप स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे पूरी एक तालिका बना दी गई है, जिसके अंदर चिर सम्मत यांत्रिकी के जो प्रतीक है जैसे स्थिति का है उसको दर्शाया गया है। तो चिर सम्मत यांत्रिकी में जो अगर कोई कण x दिशा में गतिमान है तो उसको अपन x से ही लिखा जाता था, लेकिन जो क्वांटम यांत्रिकी होगी उसके अंदर हम इसको x कैप से लिखेंगे, उसी तरह से y को भी y कैप से, z को z कैप से, और r जो है जो x y z तीनों का फलन है तो उसको अपन r कैप से दर्शाएंगे। ये अर्थात ये जो है वो x कैप मतलब स्थिति के लिए x दिशा में संकारक, y कैप जो है वो y दिशा में संकारक होगा, और z कैप z संकारक होगा, और r कैप जो है वो स्थिति संकारक है, जो स्थिति को व्यक्त करता है इसके अंदर। तो स्थिति के जो संकारक होंगे उसको इस तरह से दर्शाया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो संवेग के जो संकारक है उसको किस तरह से अपन इस प्रकार दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो संवेग का जो संकारक है उसका अगर हम देखें तो हमारे पास जो फलन है साइन आर टी, तो ये एक
ये वाला जो है यहाँ पे ये जो है एक विमीय गतिमान जो तरंग है उसके समीकरण जो है उसका जो हल है उसको दर्शाता है। यहाँ पे सही बराबर जो आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं संकारक जो P है उसके लिए हमको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अपन किस तरह से करेंगे, तो देखिए जो एक विमीय हमारे पास त्रिविम में जो गतिमान जो तरंग है उसका जो समीकरण होगा वो है a e⁻k.r - ω_t। तो यहाँ पे k जो है वो तो संचरण नियतांक है, ओमेगा जो है आवृत्ति है और a जो है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। अगर इसको अपन एक विमीय में अगर लिखें तो हमारे पास जो समीकरण आएगा तो r की जगह x आ जाएगा, बाकी जो होगा वो सेम रहेगा इसके अंदर। तो ये तरंग फलन को दर्शाता है और क्योंकि वो तरंग है तो तरंग समीकरण जो होगा उसका जो हल आएगा वो वाला ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है जो संवेग को, तो हम क्या करें, ये जो तरंग समीकरण जो है यहाँ तरंग फलन जो है साइन बराबर ये वाला उसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल साइन अपॉन डेल x बराबर डेल अपॉन डेल x और ये वाला जो साइन है वो इधर आ जाएगा। अब इसका अवकलन करना है तो केवल x के सापेक्ष होगा, तो ये वाला जो टर्म है वो आगे आ जाएगा और बाकी वाला e⁻x का जो होगा वो पूरा ऐसा न ऐसा रहेगा। तो हमारे पास ये वाला टर्म बच जाएगा इधर, और क्योंकि a e⁻kx - ω_t वाला जो है पूरा साइन को दर्शाता है तो ये वाला पूरा अपन आयोटा के साइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसमें k में अगर अपन परिवर्तन कर दें, क्योंकि संवेग का अगर लाना है तो इसको संवेग का जो टर्म है वहाँ से चेंज कर दें, तो हम जानते हैं डी ब्रोगली जो तरंग दे रहे हैं उससे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से p = होता है h/λ। तो अब आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 2π का डिवाइड कर देंगे तो h/2π λ/2π। h/2π जो है वो हम जानते हैं कि h क्रॉस होता है और λ/2π होता है वो 1/λ' हो जाएगा या h क्रॉस आ जाएगा। k बराबर होता है 2π/λ, तो यहाँ पे 2π/λ है उसको आप k भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा ये तो ये वाला जो हो जाएगा h क्रॉस ये λ' और k बराबर ये है तो वो अपॉन में करके ये जो आएगा h क्रॉस k हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा λ/2π है तो इसको इन्वर्स 1/k हो जाएगा, उलट के ऊपर आ जाएगा तो h क्रॉस k हो जाएगा। तो अब देखिए p बराबर हमारे पास बचा h क्रॉस k, p बराबर आ जाएगा h क्रॉस k। हमको वहाँ पे k का मान चाहिए तो k को इधर रखेंगे और h क्रॉस को अपन में ले जाएंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट बचेगा वो आएगा वो k बराबर p/h क्रॉस बच जाएगा। अब क्या करें, ये वाला इस समीकरण में अगर रख दें तो डेल साइन अपॉन डेल x = हो जाएगा आयोटा और k का मान p/h क्रॉस साइन आ गया। अब आयोटा को आप ऊपर से नीचे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। हमको निकालना है संकारक p का मान, तो p को आप इधर रखें और बाकी को इस तरफ ले जाएं तो संकारक जो p होगा तो हमारे पास क्वांटम यांत्रिकी के जो अंदर इसका मान आ जाएगा वो आएगा माइनस डेल साइन बाय डेल x और ये वाला जो आयोटा h क्रॉस इधर आ जाएगा तो आयोटा h क्रॉस डेल साइन बाय डेल इस तरह से आ जाएगा इसके अंदर। और साइन वाला जो टर्म है इधर वो कैंसिल आप कर सकते हैं, तो साइन से इधर से आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो संकारक p है तो उसके लिए जो एक विमीय संकारक जो होगा उसका मान ये वाला मिल जाएगा माइनस का आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x। तो ये जो है ये तो हमारे पास उसके अंदर होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर। तो क्वांटम यांत्रिकी में जो संकारक होगा वो ये वाला हो जाएगा p के बराबर माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x। तो इस तरह से अपन ज्ञात करेंगे इसके अंदर। तो ये वाला जो संकारक है वो एक विमीय के अंदर है, उसी प्रकार से अपन ये तो हो गया x दिशा में, इसी प्रकार से अपन y दिशा में निकालेंगे तो p के y बराबर आएगा माइनस का आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल y। इसी प्रकार अगर अपन निकालें तो z दिशा में आ जाएगा डेल बाय डेल z। अब हमको निकालना है त्रिविम में, तो त्रिविम में जो होगा उसके अंदर हो जाएगा p बराबर px + py + pz
अब इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो हो जाएगी इस प्रकार। तो पी कैप इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। तो संकारक P इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो मान है वो है माइनस का आयोटा H क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, फिर प्लस है तो उधर माइनस आ जाएगा H क्रॉस डेल बाय डेल वाई। तो इस पूरे के अंदर आप देखें तो माइनस का आयोटा H क्रॉस जो है वो अपन बाहर इसके अंदर ले सकते हैं, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। तो ये पूरा ग्रेडियंट को दर्शाता है। तो पी कैप बराबर माइनस का आयोटा H क्रॉस और ग्रेडियंट जो होगा डेल जो होगा इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाला जो समीकरण है वो त्रिविम में है, मतलब 3 डायमेंशन में संवेग संकारक को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर संवेग जो संकारक है उसको ज्ञात किया, जिसमें पी एक्स डेल या पी एक्स कैप बराबर माइनस आयोटा H क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, वाई डायरेक्शन में माइनस आयोटा H क्रॉस डेल बाय डेल वाई, और इसके अंदर डेल बाय डेल जेड माइनस आयोटा H क्रॉस बचेगा, और त्रिविम के अंदर आ जाएगा माइनस आयोटा H क्रॉस डेल। तो इस प्रकार हमारा जो संवेग संकारक है वो हम इस प्रकार प्राप्त कर लेंगे। अगला जो है हमारे पास है वो कुल ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है उसका संकारक है। तो उसको यहाँ पे E तथा जो H है उसके दर्शाया गया है। तो वो दे रखा है यहाँ पे आयोटा H क्रॉस डेल बाय डेल टी, और एक विमी के अंदर आ जाएगा माइनस H क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v, और त्रिविम में इस तरह से आएगा। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे या किस तरह से हम इसको निकालेंगे। अगला हम देख रहे हैं यहाँ पे, और इससे पहले हमने निकाला था जो संवेग संकारक, अब हम निकालते हैं ऊर्जा संकारक। तो ऊर्जा संकारक 2 पदों में आ सकता है। पहला वाला जो हम निकाल रहे हैं वो है समय के सापेक्ष अवकल पदों में। तो पहले जैसा ये कुछ नहीं है, इसके अंदर हमने देखा था कि जो तरंग समीकरण है उसका जो हल है या तरंग फलन है उसका समीकरण साइन बराबर आर टी ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स के आर माइनस ओमेगा टी, और एक्स दिशा में 1 डायमेंशन जो इक्वेशन होगा ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है ऊर्जा के पदों में। तो हम क्या करें, ये जो समीकरण है उसका समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो डी डेल साइन अपॉन डेल टी करेंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ पे केवल समय जो है टी उसके सापेक्ष यहाँ पे अवकलन हो जाएगा। उसके सापेक्ष अवकलन होगा तो ये ओमेगा आयोटा ओमेगा जो होगा माइनस का इधर, तो माइनस का आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा, बाकी टर्म वैसा ही वैसा रहेगा, और ये जो पूरा है वो साइन अपन लिख सकते हैं उससे। अब हम देखें कि ऊर्जा निकालनी है हमको। तो ऊर्जा जो होती है इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पाई का भाग और गुणा दोनों करेंगे तो एच अपॉन 2 पाई जो होगा वो एच क्रॉस हो जाएगा, और 2 पाई न्यू जो है वो ओमेगा जो होगी कोणीय आवृत्ति उसको दर्शा रहा है। सो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू जो है, यहाँ पे भी ओमेगा लिखा हुआ है, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा ई अपॉन एच क्रॉस। इस ई अपॉन एच क्रॉस को आप इस समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा माइनस का आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस साइन। और अब ये जो माइनस आयोटा है तो इसको अपन अपॉन में ले जाए तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई एच क्रॉस साइन, और इस तरह का समीकरण हमको मिल जाएगा। हमको निकालना है ऊर्जा का, तो ऊर्जा को आप यहाँ रखिए, बाकी सबको आप इधर भेज दें। तो हमारे पास जो मिलेगा वो आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी साइन ई साइन मिलेगा। अब ये जो है पूरा ऊर्जा का जो संकारक उसको दर्शाता है। तो ई कैप इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। तो ये जो आया वही ऊर्जा का संकारक है समय के सापेक्ष, या समय के जो पद में ऊर्जा का जो संकारक है वो ये वाला आएगा। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वो होगा स्थिति के सापेक्ष अवकल के पदों में। हम देख रहे थे कि स्थिति के सापेक्ष अवकल पदों में इससे पहले हमने निकाला था समय के सापेक्ष। तो स्थिति के सापेक्ष अगर निकालें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऊर्जा का निकालना है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे गतिज ऊर्जा का निकाल लेते हैं। बड़ा ही आसान सा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे mv है और एक अगर m आ जाता है तो ये p बन जाएगा। तो उसके लिए हम m का गुणा और m का भाग कर देंगे तो p² में आ जाएगा। अब ऑपरेटर निकालते हैं काइनेटिक गतिज ऊर्जा का। तो हमने यहाँ पे गतिज ऊर्जा को t से दर्शाया गया है।
तो हम यहाँ पे ऑपरेटर निकाले तो जो संवेग हमने पहले निकाल रखा था उसका ऑपरेटर उसका रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा T बराबर यहाँ पे हो जाएगी p²/2m, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है या एक ही दिशा में एक विमीय है। तो यहाँ पे अब p² है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा यहाँ पे। अब p का जो मान हमने पहले निकाल रखा है ऑपरेटर का तो -i/h⁴ और इसका भी -i/h⁴ हो गया। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, आयोटा मिलकर यहाँ पे i² हो जाएंगे, इसकी वैल्यू -1 होती है इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा और h मिलके h² हो जाएगा यहाँ पे h⁴, और बाकी वाला del² हो जाएगा जो कि एक दिशा में गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। इसी प्रकार हम 3D यानी त्रिविम में निकाल सकते हैं। तो उसके लिए P जो है उसका वैल्यू जो है P संकारक जो है संवेग संकारक उसका मान यहाँ पे रख देंगे तो उसका मान भी इस तरह से आ जाएगा। अब हम देखें कि जो कुल ऊर्जा जो होती है वो हो जाएगी E गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसको हम यहाँ V से लिख दें तो टोटल एनर्जी E काइनेटिक एनर्जी प्लस जो स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी। तो E बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान तो p²/2m और इसको अपन कैपिटल V से दर्शा दें तो हमारे पास जो मिलेगा E sin p²/2m प्लस कैपिटल V sin। अब हम क्या करें, इसका मान जो है जो हमने पहले निकाल रखा है उसको अगर हम यहाँ पे रखें जो p²/2m है अर्थात गतिज ऊर्जा जो है उसका वैल्यू अपन ने निकाल रखा है तो उसको अगर अपन रखें तो उसका जो मान आया था हमारे पास गतिज ऊर्जा जो थी p²/2m वो था माइनस का h⁴²/2m del/x²। तो ये जो है वो पूरा ऊर्जा का जो संकारक है उसको दर्शाता है -h²/2m del/x² प्लस v। तो ये वाला जो है वो ऊर्जा का जो संकारक है एक विमीय में उसको दर्शाएगा। उसी तरह से त्रिविमीय के अंदर जो होगा वो हो जाएगा माइनस का h⁴²/2m और ग्रेडियंट। तो ये वाला जो आएगा वो आपका त्रिविम के अंदर आ जाएगा। और अगर अपन इसको हटा दें तो ये वाला जो है ये पूरा एक विमीय के अंदर और ये त्रिविम में तो ऊर्जा के संकारक को दर्शाता है। अब ये जो मान है उसको हम हैमिल्टोनियन कहते हैं। H जो है ऊर्जा का जो ये मान है उसको हम ऊर्जा संकारक को अपन हैमिल्टोनियन संकारक भी कहा जाता है। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो इस पूरे को अपन हैमिल्टोनियन संकारक भी लिख सकते हैं। तो इसको ऊर्जा संकारक को H क्रॉस जो है H कैप जो है इसके द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो इसको अपन हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। तो यहाँ पे E या H के द्वारा इसको दर्शाया गया है। अगर आप स्लाइड में अंदर देखें तो हमारे पास इस तरह से सभी जो संकारक है उसके मान इस तरह से हमने ज्ञात कर लिए हैं। और यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है उसको लाप्लास संकारक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हैमिल्टोनियन को अगर आप लिखें ये वाला ये लाप्लास संकारक है तो हैमिल्टोनियन जो आएगा H कैप इज इक्वल टू माइनस का h⁴²/2m डेल स्क्वायर प्लस v। तो v यहाँ पे स्थितिज जो ऊर्जा है और उसको दर्शाता है। तो ये पूरा जो है हैमिल्टोनियन संकारक कहा जाता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो E कैप बराबर h क्रॉस साइन हो जाएगा और इस पूरे को हैमिल्टोनियन कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो जो संकारक उपयोग में आते हैं उसके मान को इस तरह से ज्ञात कर लिया। तो ये जो संकारक हैं आगे के जो इक्वेशंस आएंगे जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह हैं तो उसके अंदर हम इन्हीं संकारकों का उपयोग करेंगे। ये सारा जो संदर्भ है रेफरेंस जो है जिस किताब से लिया गया है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बाय कालरा काकानी हिमांशु पब्लिकेशन, और दूसरा जो पुस्तक है वो है क्वांटम मैकेनिक्स या फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बाय जेटली जो विले पब्लिकेशन की है। और अधिक जानकारी के लिए आप
हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर या ईमेल करके भी हमें सूचित कर सकते हैं या अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।